मैम मेरे को बोल रहे हो? से पूछे। मैम कल वाला मेरे तक अभी तक तो कंप्लीट नहीं हुआ मैम। और मैं मतलब मैम पहले वाले कम मतलब उससे पहले तक तो कंप्लीट हो गया मैम आज तक। और कल का टॉपिक्स मेरे को अभी भी बाकी है, तो और एक दिन मांग ही लूंगा मैम। आप जो होम टास्क दिए हो कल तक आपको भेज दूंगा मैम करके। बाकी सबने ट्राई किया। यस मैम। ठीक है, आप आंसर उनके मैच कर सकते हो नोट से। फिर आगे करते हैं। किसी में डाउट हो तो बताओ। नहीं मैम अभी तक तो डाउट नहीं है। डाउट था, दो तीन था, और वो मैनाक से मेरा हो गया मैम। मैंने आपको आज दो तीन बार फोन करके डिस्टर्ब किया। पर फ्रेंड्स तो है ना, तो थोड़ा बहुत चल जाता है। करना ही चाहिए। मैम हम्म। कॉन्जुगेसी क्लॉज ऑफ एलिमेंट, इसका तो विजुअलाइज नहीं कर पाया मैम। किसकी? कॉन्जुगेसी ऑफ एन एलिमेंट मतलब सेंट्रलाइजर ऑफ इन एलिमेंट समझ में आता है मैम, पर कॉन्जुगेसी ऑफ एलिमेंट में दिक्कत हो रही है मैम। कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट। कॉन्जुगेसी क्लास में वही एलिमेंट्स आते हैं, मतलब पूरी कलेक्शन बनाई जाती है ना, जैसे अभी मैं सिखाऊंगी। आज मैं एग्जांपल कराने वाली हूँ। पहले हम ये प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये बहुत लंबा काम है। जैसे अगर हम D4 देखें और D4 के हर एक एलिमेंट की क्लास निकालें तो ये काफ़ी लंबा काम पड़ जाता है, इसलिए। टेबल से समझ में आ सकता है क्या मैम? हम्म। उसके टेबल से समझ में आ सकता है क्या? नहीं, टेबल से तो नहीं आ सकता, उसको आपको ऑपरेट करके देखना पड़ेगा। जैसे D4 है, R0, R90, 180, 270। ये है। अब इसमें क्लास ऑफ R0 निकालोगे तो क्या आएगा? D4। D4 ही आ जाएगा। नहीं, D4 क्यों आएगा? R0 ही आएगा ना। ये उल्टी चीज़ है। नॉर्मलाइजर ऑफ R0 और क्लास ऑफ R0। नॉर्मलाइजर ऑफ R0 D4 आएगा। इसीलिए जब आप ऑर्डर ऑफ D4 बाय नॉर्मलाइजर ऑफ R0 करते हो तो आपको क्या मिलता है? उधर D4 का ऑर्डर और नीचे नॉर्मलाइजर ऑफ R0, वो भी D4 का ऑर्डर है, तो आपको 1 मिलता है। यानी उसकी क्लास में 1 ही एलिमेंट आता है। मतलब एक तरीके से ऑपोजिट हो गए एक दूसरे के, क्लास और नॉर्मलाइजर। ठीक है, तो अभी अपने आप को यस कंफ्यूज मैम। मत करो क्लास और नॉर्मलाइजर में। अब जब अपना क्लास पूछेगा मेरा तो। एक क्वेश्चन है मैम। हम्म। बोलूं मैम? मैम मान लो एक ग्रुप है हम्म। और उसका एक सब ग्रुप है। हम्म। तो सब ग्रुप तो एक तरह की ग्रुप ही होता है मैम। हम्म। तो मैम मान लो एक ग्रुप ही है, तो ग्रुप का ऑर्डर दे रखा है एन, और मेरे को पता चल गया कि उस ग्रुप में एन ऑर्डर की एक एलिमेंट है। हम्म। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा? बिल्कुल, अगर ग्रुप का ऑर्डर एन है तो। फाइनाइट में तो मैम, इनफाइनाइट की केस में तो बोल नहीं सकते। हाँ, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर मिल गया अगर एलिमेंट, फाइनाइट के केस में ही बात हो रही है, हाँ मैम। तो वो ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। और मैम यहाँ से ये भी कह सकते हो कि उस ग्रुप एबिलियन भी होगा क्योंकि वो सब साइक्लिक है। हम्म। बिल्कुल। ठीक है मैम। ठीक है, बस यही पूछना था। ठीक। हाँ मैम। मतलब ये तो जरूरी नहीं है सब ग्रुप अगर साइक्लिक होगा तो उसका ग्रुप साइक्लिक है, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, Q4 इसके सारे सब ग्रुप हाँ साइक्लिक हो हाँ जाएंगे। हाँ। ठीक ठीक। लेकिन ग्रुप के में रह के बात करोगे, अगर Q4 के अंदर कोई
8 ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा तो बात बन जाएगी। पर होता नहीं ना इटरेटर का। इसलिए साइकिल नहीं करता। मैम ग्रुप में एक ही प्रॉब्लम है मैम, मतलब मैं कर रहा था क्वेश्चन, मतलब जितना हुआ उससे, तो मतलब मतलब की बोलते मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब मेनी रिजल्ट है, उसको क्या बोलूं हिंदी में, बहुत रिजल्ट है मैम रूम में, तो इसलिए थोड़ा कॉन्फ्यूज हो जा रहा हूँ मैम, मतलब हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट याद रखना। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ मैम। पर ग्रुप को ऐसे लेके मत चलना एग्ज़ाम में कि देखो जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस है वो ग्रुप ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, जिसकी कम प्रैक्टिस है वो थोड़ा कम अच्छे से कर पाएगा। यही होता है कि एग्ज़ाम में रिजल्ट बोलने के चांसेस होते हैं, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल आते ही नहीं है, ठीक ठाक हाँ आते हैं। मैम। तो इस पे धीरे धीरे काम करते रहो, ये धीरे धीरे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। मैम। और अपनी असाइनमेंट जो भी मैं बताऊँ वो सॉल्व करते रहो। एक असाइनमेंट अभी डिस्कस करनी है, असाइनमेंट 2, उसको हम हाँ देखेंगे। जैसे क्लास ऑफ R90 निकालेंगे तो बाय डेफिनेशन क्लास ऑफ x क्या होती है? x R90 x इनवर्स वेयर x बिलोंग्स टू g। और मैंने कहा था ये हर x के लिए ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हो तो हम इसकी पूरी क्लास लिखती हूँ मैं यहाँ पे, क्या होगी क्लास ऑफ R90, कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहले इसका पहला एलिमेंट आप उठाओगे, ये x का काम करेगा यहाँ पे, तो पहला एलिमेंट उठाएंगे R90 और फिर उसी पहले एलिमेंट का इन्वर्स करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, उसका दूसरा एलिमेंट है R90। अब x का रोल प्ले कर रहा है R90, मैं ऐसे भी करके लिख सकती हूँ। फिर R90 और R90 इन्वर्स। नेक्स्ट एलिमेंट है R180, R180 R180 सॉरी R90 R180 इन्वर्स। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? उसके बाद यस नेक्स्ट एलिमेंट है 270 R90 R270 इन्वर्स, ठीक है। आ गया होगा यहाँ तक समझ में? इतना ही अगर मैं सॉल्व कर लूँ, आगे करूँगी अभी लिखूँगी, लेकिन इतना ही सॉल्व करके अगर आंसर निकालना चाहूँ तो क्या आएगा? ये तो क्या ही आ जाएगा, R90 ही आएगा, है कि नहीं? ये सारी रोटेशंस है, रोटेशन आपस में कम्यूट करती हैं, पता है आपको? मैं बार बार बताती हूँ रोटेशंस कम्यूट करती हैं, क्योंकि y की पावर्स में होती है ना, y की पावर 1 y की पावर 2 इस तरीके की होती हैं रोटेशंस, तो ये आपस में कम्यूट करती हैं, y की पावर्स हैं। तो ये R90 आ गया। 10 सेकेंड एलिमेंट क्या आया? वो भी तो R90 आया। ये इन्वर्स से चाहिए काट दो, ऐसे R90 लिख दो, जैसे मर्जी आपकी। थर्ड एलिमेंट देखो, थर्ड एलिमेंट निकल के आएगा, वो भी तो R90 आएगा। नहीं R90 नहीं, क्या आएगा? ये आ जाएगा R180 R90 और R180 का इन्वर्स R180, ठीक है। 180 + 180 360, तो ये R90 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसको देखते हैं, ये हो गया R270 R90 और इनटू में R270 का इन्वर्स विच इज़ अगेन R90, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा? ये R90 ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप R90 लिखोगे। यहाँ तक क्लियर है? फिर हम बाकी एलिमेंट्स का निकालेंगे। मैम। यस मैम। हाँ, बाकी एलिमेंट्स का निकालें तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पर निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। और वो मेहनत आपको थोड़ी सी चेक करनी पड़ेगी। बस क्लास ऑफ R90 आप D4 में निकाल लोगे ना, तो आपको क्लास समझ में आ जाएगी क्या होती है। इसके बाद कौन सा लें? देखो क्लासेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको जब नॉर्मल सब ग्रुप क्वेश्चन ग्रुप करोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ इम्पॉर्टेंट है क्लास। कोसेट्स वगैरह देखोगे तो ये क्लास की इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि इनका भी रोल है ग्रुप थ्योरी में। इसके बाद हम कौन से एलिमेंट्स ले लें? वो वाले तो ले लिए, अब इन एलिमेंट्स को करते हैं। नहीं,
इन एलिमेंट्स को करते हैं, ये बचे हैं। तो ये आ जाएगा HR90 H इनवर्स, फिर आ जाएगा VR90 V इनवर्स, फिर DR90 D इनवर्स, फिर D-R90 D-R90 D- इनवर्स, है ना। तो वो सारे तो मिलके R90 आ गए थे, तो मैं सिंगल एक R90 ही लिख लेती हूँ बस उनकी जगह, क्योंकि हमें तो सेट बनाना है ना, क्लास एक सेट है। इसके बाद ये क्या आएगा, ये आ जाएगा HR90, और H इनवर्स तो H ही होता है। ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, टेबल से जाके देख लेना ये सब चीज़ें क्या होती हैं। मैं डायरेक्ट अगर लिख दूँ इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगा R270, ठीक है। नेक्स्ट भी क्या आएगा, ये वाला भी R270 बनेगा जब आप चेक करके देखोगे, R270, उससे अगला भी R270, और फिर उससे अगला भी R270 ही बनेगा। आप करके देख सकते हो, डू नॉट बिलीव मी, करके देखना इसको, ठीक है। तो अभी मैं अगर आपको करके दिखाऊंगी तो पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा ना, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ये होती है क्लास ऑफ R90। 8 एलिमेंट्स आए जिसमें से सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट थे, बाकी सब रिपीट हो रहे थे। तो ऐसे निकाली जाती हैं क्लास, ठीक है। अब मैं Q4 के अंदर एक अच्छे से क्लास निकाल के दिखाती हूँ एक एलिमेंट की। कंसेप्ट क्लियर है, बाकी कैलकुलेशन तो आपको करनी है, ये आपका काम है कि आप कैलकुलेट करोगे इसको, ठीक है। यस मैम। Q4 के अंदर एक बार बात करते हैं, कंजुगेसी क्लासेस ऑफ। जब कंजुगेसी क्लासेस लिखा जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, सारी क्लासेस बनाओ इसकी, मतलब हर एक एलिमेंट की क्लास लिखो, क्लास ऑफ ए फॉर ऑल एलिमेंट्स ए लिखो। और जब क्लास इक्वेशन की बात की जाती है तो उसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी, वो वाली इक्वेशन लिखी जाती है, मतलब वो नंबर्स में होती है ना, प्लस समेशन ए नॉट बिलोंग टू जी ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। ये क्लास इक्वेशन है और ये कंजुगेसी क्लास है, थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। तो कंजुगेसी क्लासेस को ही हम एडअप करके क्या निकालते हैं, क्लास इक्वेशन निकालते हैं ना। अभी एक दो एग्जांपल आएंगे, आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। जितना ज़्यादा आप पढ़ लोगे इनको, वो टर्म्स आपके दिमाग में फिट होती जाएंगी। कंजुगेसी क्लासेस ऑफ Q4 निकालनी है, मान लो हमें। Q4 कैसा दिखता है, ठीक है। क्लास ऑफ 1 निकालोगे और क्लास ऑफ -1 निकालोगे, मतलब क्लास ऑफ 1 में कौन सी आएगी, जल्दी जल्दी बताओ। 1। क्लास ऑफ 1 में 1 आएगा, क्लास ऑफ -1 में -1। ठीक है, क्योंकि दोनों सेंटर के एलिमेंट्स हैं, उन दोनों को ख़त्म करो। सीधे क्लास ऑफ आई पे आते हैं और इसको निकाल के देखते हैं, ठीक है। निकालते हैं हम, एक बार 1 एलिमेंट उठाएंगे, 1 आई और 1 का इन्वर्स 1, -1 आई और -1 का इन्वर्स विच इज़ -1, सेल्फ इन्वर्स है ना। जे सॉरी आई रख देती हूँ मैं, आई 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 इन्वर्स और माइनस आई आई माइनस आई इन्वर्स, जे आई जे इन्वर्स। इसी तरह एक 2 3 आएंगे और फिर के आई के इन्वर्स आएगा, है ना। सबसे पहला एलिमेंट देखो क्या है सेट का, सबसे पहला है आई, क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर। आई देगा वो, ये भी आई देगा। तीसरा कौन सा देगा, आई का इन्वर्स क्या होता है, आई क्यूब। आई का इन्वर्स मतलब माइनस आई होता है ना, तो ये माइनस आई 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 और फिर माइनस आई, क्या आ जाएगा, ये आई क्यूब विच इज इक्वल टू आई ही आ जाएगा, है कि नहीं। यस और नो। यस मैम। मैम ऐसे भी दे सकते हैं उसको, अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते, नहीं कर सकते मैम। हाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकते, तो मैम आई आई इनवर्स आई ही बनेगा। आइडेंटिटी देगा। हाँ ये और आइडेंटिटी देगा और वो, ठीक है। ये वाला
वाला क्या आएगा, माइनस आई इनवर्स। माइनस आई का इनवर्स क्या होता है, आई होता है, तो आई इंटू आई, -1 इंटू आई, आई, तो शुरू के 4 तो आई आ गए। जे के साथ करना जरा, जे आई क्या होता है, आई जे माइनस जे आई के बराबर होता है, तो जे आई क्या होगा, माइनस आई जे, तो जे आई, और जे का इन्वर्स पहले मैं लिख देती हूँ, जे का इन्वर्स क्या होता है, माइनस जे, तो जे आई क्या होता है, जे आई अभी मैंने निकाला था माइनस आई, माइनस के, आई जे, अच्छा माइनस के होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। जे आई क्या होता है, के होता है, आई जे के माइनस के होता है, ठीक है। और इसको माइनस जे से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आई आएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, और के जे होता है माइनस आई, तो ये माइनस आई आ जाएगा। इसी तरह आगे वाले जितने आएंगे ना वो माइनस आई आ जाएंगे, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, क्लास ऑफ आई में क्या आएंगे, सिर्फ 2 एलिमेंट, आई और माइनस आई। आई और माइनस आई। तो अभी क्या मैं क्लास ऑफ माइनस आई लिख सकती हूँ, इसको देखते ही सीधे डायरेक्ट 1 सेकेंड में, यस मैम। क्योंकि माइनस आई आई की क्लास में है, तो आई भी तो माइनस आई की क्लास में है, बात तो एक ही है, दोनों की क्लास सेम होगी। अगर रोहन 8th बी में पढ़ता है तो सोहन भी तो 8th बी में ही पढ़ता है, मतलब एक ही क्लास में है। ये हमने पहले ही कंडीशन डाल दी कि रोहन सोहन एक क्लास में है और रोहन 8th बी में है, तो ऑब्वियसली सोहन किस में होगा, उसी में होगा। तो फिर इसी तरीके से हम निकालते हैं। तो क्लास मैम इक्वेशन इसकी, हाँ माइनस के इंटू माइनस जे क्या होगा, माइनस के इंटू, माइनस जे, केजे हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस के, आप ये कह रहे हो ना कि माइनस की मल्टीप्लिकेशन कैसे हुई, यही यस मैम समझ गया, माइनस आई आएगा ना, माइनस आगे पीछे हो जाएगा ना, हाँ, माइनस को तो आगे पीछे कर सकते हो, -1 तो सबके साथ कम्यूट करता है, इसलिए मैंने -1 आगे ले लिया और केजे की मल्टीप्लाई कर दी थी, -1 सेंटर में, समझ गया। ठीक है। और केजे तो माइनस आई के बराबर होता है। केजे माइनस आई होता है, तो ये टोटल माइनस आई ही आ जाएगा। क्लास ऑफ जे जैसे ही आप निकालोगे, वो भी सेम प्रोसीजर फॉलो करके इसी तरीके की आएगी कुछ, मतलब क्लास ऑफ जे में जे और माइनस जे होंगे, और क्लास ऑफ के में कौन आ जाएंगे, के माइनस के, ठीक है। तो अब एक बार क्लास इक्वेशन लिख देते हैं। ये तो कंजुगेसी क्लासेस आपने अलग अलग निकाल ली। देखो सबसे पहले आपने कहा था कि 1 की क्लास में सिर्फ 1 आएगा, आई -1 की क्लास में सिर्फ -1 आएगा, आई और माइनस आई की क्लास में यही दोनों आएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे लिख दो, आई की क्लास में माइनस आई की क्लास में आई, जे की क्लास में माइनस जे की क्लास में आई, और के की क्लास में के, और माइनस के की क्लास में के। तो 1 की क्लास में ये दोनों सेंटर के एलिमेंट्स हैं, तो हम पहले तो जब ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ये लिखते हैं, तो 1 + 1 + 1 क्या करते हैं, सेंटर टाइम्स, मतलब ऑर्डर ऑफ जेड जी टाइम्स, ये कल वाला काम है ना। यस मैम, तो सेंटर में 2 एलिमेंट्स हैं और हम देख भी रहे हैं उन दोनों की क्लास में सिंगल सिंगल एलिमेंट है। यहाँ पे क्लास में 1 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 1 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है। मैंने सारी डिस्टिंक्ट क्लासेस का सेट बना लिया है, ठीक है। वो ऐसे लिखा है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बस अब हमें क्लास इक्वेशन लिख देनी है। ग्रुप का ऑर्डर 8 इज इक्वल टू, क्लास इक्वेशन कैसे बनेगी, पहले सेंटर के ऑर्डर है उनको 1 1 करके लिख लो, सेंटर के जो एलिमेंट्स थे उनकी क्लास के ऑर्डर्स लिख लिए, फिर उसके बाद जो सेंटर के एलिमेंट नहीं थे उनको लिख लो 2 + 2 + 2, ये आ गई क्लास इक्वेशन Q4 की। ये आप याद भी रख सकते हो। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आई की क्लास में आई और माइनस आई आएंगे, जे की क्लास में जे माइनस जे, के की क्लास में के माइनस के, और 1 और -1 तो पता ही है आपको अकेले होते हैं, ठीक है। यस मैम, Yes, ma'am. एक ये
ये फॉर्मूला याद ही कर लो अगर कोई पूछ ले आपसे। वैसे तो क्वेश्चन नहीं आते हैं। नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस ऑफ डीएन। कंजुगेसी क्लासेस, इसमें डिस्टिंक्ट क्लासेस कितनी बनती है, कहने का मतलब जैसे ऊपर कितनी बनी थी डिस्टिंक्ट, जैसे बात की जाए अगर ऊपर देखिए 5 2 जैसे आई की एक बनी थी, 1 की अलग बनी थी, -1 की अलग, 2 तो ये हो गई थी। फिर आई की अपनी थी, जे की अपनी थी, के की अपनी थी, तो 5 थी टोटल। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो डीएन के अंदर एक फॉर्मूला होता है ऑड इवन के लिए। अगर n इवन है तो इसकी क्लासेस आ जाएंगी n+6/2। अगर n ऑड हो गया तो ये हो जाती है n+3/2। ठीक है, तो वैसे तो रेयर चांसेस हैं इसके, बट आप याद कर सकते हो, कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के याद। इवन के लिए यहाँ पे 6 ऐड करना है, जितना भी डीएन का n है उसमें इवन के लिए 6 ऐड करके /2, ऑड के लिए 3 ऐड करके /2, सिंपल। ठीक है, बाकी इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आप पीछे प्रेफरेंस में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, इस फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट कम ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मतलब फॉर्मूला यूज़ होता है पर थोड़ा टेढ़े तरीके से यूज़ होता है, इतना डायरेक्टली हमें पता भी नहीं चलता कई बार फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। मैम आप डराते बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, पेन कहाँ गया, गड़बड़ हो गई। अब हम बात करते हैं A4 की क्लास इक्वेशन की। देखो इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। 1 + 3 + 4 + 4, ये है A4 की क्लास इक्वेशन। मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकालेंगे। देखो जैसे हम SN वाला तरीका लगाते थे ना, वैसे ही लगाएंगे। शुरुआत वहीं से करेंगे, 4 के पार्टीशन करेंगे, 4, 3 + 1, 2 + 2, 2 + 1 + 1 और 1 + 1 + 1 + 1। 4 एक ऑड परमुटेशन है, एक ऑड परमुटेशन है, तो इसको Yes, आपको ma'am. नहीं लेना। A4 के अंदर ये तो है नहीं, इस टाइप की साइकिल्स A4 के अंदर मतलब नहीं है। 3 + 1 टाइप निकालते हैं अब हम। कितनी होती है 3 + 1 टाइप की? ये होती हैं 8। उसके बाद हम 2 + 2 टाइप निकालें कि नहीं, इवन आएंगी ना तो निकालना पड़ेगा। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 × 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 3। और नेक्स्ट आप देख रहे हो कि ये सिंगल है यहाँ पे 2 वाली, इसका मतलब ये एक ऑड परमुटेशन है, तो इसको भी नहीं लेना आपको। नेक्स्ट नीचे आते हैं, वो तो एक सिंगल ही आती है, आइडेंटिटी परमुटेशन है, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। तो अब इसके जो A4 का ऑर्डर होता है उसके लिए हम क्लास इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? 1 + 3 + 8 ऐसे होनी चाहिए। Yes, ma'am. पर यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। देखो 8 12 को डिवाइड नहीं करता। 8 किसी क्लास का ऑर्डर है लेकिन 12 को डिवाइड नहीं करता, तो इसकी क्लास इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, 12 = 1 + 3 + 4 + 4। अब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऐसा क्यों हुआ? आप कहोगे ऐसे कैसे हम ब्रेक कर देंगे। देखो क्या होता है, ये आप AN के लिए कंजुगेसी क्लासेस निकाल रहे हो। जब आप अल्टरनेटिंग ग्रुप के अंदर बात करते हो तो इसके अंदर सिर्फ आधे एलिमेंट्स होते हैं, S4 वाले। A4 के अंदर सारे एलिमेंट्स नहीं है S4 के, कुछ एलिमेंट्स हैं। एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं S4 के, तो इसके अंदर जब हम क्लासेस निकालेंगे तो आप ये मत सोचो एकदम SN जैसा एग्जैक्ट होगा। जब आप AN की किसी भी एलिमेंट की कंजुगेसी क्लास निकाल रहे होगे, मान लो हम क्लास ऑफ 1 2 3 4 निकाल रहे हैं, तो इसके इर्द गिर्द जो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, जो x 1 2 3 4 x इनवर्स आप करोगे, उसमें ये x कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा x? A4 से आएगा ना, तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो
इस वजह से एक तो आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं कर रहा है तो आप उसके 2 हिस्से कर दो। मतलब 8 12 को डिवाइड नहीं कर रहा तो आपको क्या करना है, 4 + 4 करके 2 हिस्से कर देने हैं। ठीक है, जब आप उसके लिए सॉल्व करोगे A5 के लिए, A5 आपका होमवर्क है, A5 की क्लास इक्वेशन निकालना। जब आप सॉल्व करोगे A5 में तो कुछ सिमिलर से दिक्कत आएगी, तब आप उसको हैंडल करना, जो मैंने बात बताई है उस तरीके से। देखो हर चीज़ तो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल वे में नहीं जा रही है, लेकिन मैंने एक आपको ट्रिक बता दी कि इस तरीके से आप करना। और लॉजिक क्या है उसके पीछे? लॉजिक यही है कि 1 2 3 4 की क्लास SN में तो अलग होगी और यहाँ पे अलग होगी। 1 2 3 4 इज जस्ट एन एग्जाम्पल। S4 के अंदर इसकी क्लास अलग होगी क्योंकि X और X इनवर्स, ये जो X एलिमेंट आएगा उसके अंदर S4 से आ रहा होगा, और S4 में डबल एलिमेंट्स हैं A4 के, और यहाँ पे ये A4 से आ रहा है। ठीक है, तो एक बार आप निकालना A5 की क्लास इक्वेशन, और जहाँ दिक्कत आए मुझे कल आके बताना। ठीक है, कहीं भी ऐसी दिक्कत आती है तो हमें क्या ट्रिक अपनानी होती है, हमें उसका हाफ कर देना होता है। जैसे हमने 8 का यहाँ पे हाफ कर दिया, 1 + 3 + 8 तो कभी इसकी क्लास नहीं बन सकती, क्लास इक्वेशन। ठीक है, तो उसको करेक्ट करने का यही तरीका है। बढ़े आगे। यस मैम। Yes, ma'am. क्या क्या टॉपिक रह गया? अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कोसेट। कोसेट करने के बाद आप पढ़ोगे फैक्टर ग्रुप या कोशेंट ग्रुप्स। नहीं, कोसेट करने के बाद आप पढ़ोगे नॉर्मल सब ग्रुप्स। नॉर्मल सब ग्रुप करने के बाद हम पढ़ेंगे कोशेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप। और ये नॉर्मल सब ग्रुप का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, ये सारा कंप्लीट होने के बाद फैक्टर ग्रुप और ये नॉर्मल सब ग्रुप सब कुछ, इसके बाद हम जाएंगे काउंटिंग नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक है निर्मल, ये इजी टॉपिक है। यस मैम। मैम टॉपिक तो मतलब इजी है, मतलब मेरा ग्रुप थ्योरी फेवरेट ही था जब पता है क्या, क्लास। मैं समझ गई। एक तो ये अलजेब्रा की फील्ड है वो तो ठीक है, लेकिन ये एक डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी बन जाती है हमारे लिए। जैसे रियल के रिजल्ट्स, आप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हो तो आपको ये नहीं लगता होगा आप कुछ अलग ही पढ़ रहे हो, किसी और ही दुनिया का। ग्रुप थ्योरी में ऐसा लगता है कि दुनिया ही बदल गई। रिंग थ्योरी में भी ऐसा लगता है, इसलिए दिक्कत आती है। रिंग थ्योरी में वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, रिंग थ्योरी कई बच्चों को आसान लगता है ग्रुप से। ग्रुप में रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए बच्चे थोड़ा पीछे हटते हैं। लेकिन होमोमॉर्फिज्म के बारे में जो मैं बात बता रही थी, होमोमॉर्फिज्म इसलिए अच्छा है क्योंकि उसमें रिजल्ट्स कम है। उसमें एक तरीका है कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इसी तरीके से काउंट होंगे, 1 2 तरीके हैं, वही अप्लाई करने एग्जाम में क्वेश्चन है, और एग्जाम में क्वेश्चन आना पक्का है जैम में। तो उस टॉपिक को हमें अच्छे से करना है, पर ये नहीं है कि हमें समझना नहीं है बाकी चीज़ों को, नॉर्मल सब ग्रुप को नहीं समझना, फैक्टर ग्रुप को नहीं समझना, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बिना समझे बिना किए आप ग्रुप थ्योरी का मज़ा नहीं ले पाओगे। ठीक है, वो मज़ा दिलवाने के लिए आपको सब कुछ अच्छे से कराया जा रहा है। मैम A5 की क्लास इक्वेशन क्या होगी? 1 + 15 + 20 + 12 + 12। इसको आपने लिखा ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, समझ गए ना? जैसे यस मैम। कल मैंने लॉजिक बताया था, 1 प्लस पहले क्या आएगा, 15 आएगा। मतलब लिखने का ये सुंदर तरीका है और कुछ नहीं है, लिखा ऐसे जाता है। बाकी अब लिख कैसे भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जो कर लेगा A5 उसको समझ में आ जाएगा। ज्ञानेश अपना टाइम बचा लेता है यही सॉल्व करके। गुड, मेरी बातें सुन ली ना, कहीं सॉल्व करने के चक्कर में सुना ही ना हो। सुन लिया है। नहीं भी सुनोगे तब भी क्लास तो चल ही रही है, चलती रहेगी। होमोमॉर्फिज्म तो कराना ही है, बट ये है कि साथ साथ में बताते ही रहती हूँ कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, और ज़्यादा इमोशनल मत हुआ करो। एक वो रवि और एक वो मेनक, उन दोनों को बड़ी टेंशन होती है क्या होगा एग्ज़ाम में, ऐसे मैसेज आते रहते हैं मेरे पास। तो आज इसीलिए मैंने सुबह सुबह कुछ अच्छा भेज दिया था। इमोशनल का मतलब क्या है मैम? इमोशनल मतलब क्या? इमोशनल मतलब टेंशन में रहते हैं। वो तो मैं भी रहता हूँ, मैं दिखाता नहीं लोगों को कि मैं हूँ टेंशन में। ऐसे भी टेंशन मेरे को भी होता है।
मतलब तो एग्ज़ाम है 13 फरवरी को। आप लोग एग्ज़ाम दोगे तो मेरा भी तो एग्ज़ाम है वो एक तरीके से। अच्छा 13 को है एग्जाम। नहीं समझे? अरे आप लोगों को पढ़ाए, आप लोग जाके एग्ज़ाम हाँ दोगे हाँ तो एक तरीके से मेरा भी तो एग्ज़ाम है। हाँ, वो तो है मैम। तो मैम जैम का एग्जाम 13 तारीख है। लो, अभी कैसे टेंशन होती है आपको? जो इतना मस्त है जिसको एग्ज़ाम की डेट ही नहीं पता वो उसको क्या टेंशन है? सही है। नहीं मैम फरवरी में है ये पता है, पर 14-15 समझ रहा था मैं। मुझे तो 13 इतना ही तारीख याद है, कोई मुझे गलत याद हो। 13 को ही है। 13 को ही है ना। अच्छा है। हो जाएगा अच्छा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, गारंटी है। आप 100 अच्छा सोचोगे तो 70-80 तो अच्छा होगा ना। अगर आप 20-30 बुरा ही सोचने लगो तो उसमें 10-15 बुरा होगा आपके साथ, तो आप क्या प्रेफर करोगे? ये बैड या ये गुड? अच्छा ही अच्छा गुड सोचो, कोई। बुरा कुछ होने के लिए है ही नहीं। और आप, मैं तो ये सोचती हूँ आप लोगों के पास करने को इतना कुछ है। सारा दिन आपका दिमाग बिजी रहता है, आपको तो रिलैक्सेशन चाहिए। यस मैम। तो किधर आपको रिलैक्सेशन दिया जाए? और रवि को क्या प्रॉब्लम है? वो तो मतलब बहुत मोटिवेटेड है। कल कह रहा था टेंशन हो रही है। उसने मतलब टिफर टिफर कर रहा था, मतलब उसका तो टिफर भी हो जा रहा था मुझे जब पता बोल रहे। हाँ मैम। टिफर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी उसने हाँ टेंशन ही छोड़ दी। टिफर की जो टेंशन लेगा वो तो कोई हाई लेवल का बंदा होगा ना। उसने टिफर की टेंशन छोड़ दी है। चलो वापस आते हैं मेरी मेरा बात। एक टेंशन है टिफर में। हम्म। मेरा एक टिफर में टेंशन है मैम। टिफर के में ये टेंशन नहीं है कि मैं कितना परफॉर्मेंस दूंगा वहां पर। मेरा टेंशन ये है कि मेरे को जितना आप सिखाए हो, मतलब मान लो सीक्वेंस सीरीज से लेकर मतलब डीएल एनालिसिस लीनियर अलजेब्रा जो यहाँ से आएगा, वो उन मतलब उसको मैं कितना कर सकता हूँ, मेरा ये टेंशन है। देखो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल अच्छा होता है तो पता ही हाँ है। मैम। तो कोई नहीं, आप उस पर फोकस मत करो। अगर सोचोगे नहीं तो अच्छा ही होगा। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, जाके बस दे आना है ना? ठीक है मैम, जाकर दे आओ। हम्म। अब कोसेट के बारे में देखते हैं। और कोसेट एक चीज बताऊं मैम। हाँ बताओ। और मैम आज ना मैं थोड़ा इस तरह सोच रहा था कि मान लो किसी साल का मैं एग्जाम पेपर उठा लिया जैम का, और उसको मैं सॉल्व करने जा रहा था। तो पहले मेरा एक बुक है आर्यहंत का। आर्यहंत में क्या है मैम, वो बहुत पहले मतलब खरीदा था। मतलब उसका जो लेटेस्ट मतलब मतलब एग्जाम का साल है वो 2018 है। हम्म। मतलब मैं जब क्लास में उठा था, मतलब बीएससी में उठा था, तभी खरीदा था इसको। तो हम्म। मैंने उठा लिया। और उसमें एक चीज अच्छा है कि उसमें ना पेपर वाइज दे रखा है, और आंसर की एकदम लास्ट में दे रखा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा था कि उठा लेता हूँ और एक क्वेश्चन पेपर की तौर पे सॉल्व करके देखता हूँ कि कितना हो सकता है, मेरे को आउटपुट कितना है। मतलब एक्चुअली होता क्या है, जब आप वो देते हो प्रीवियस ईयर, तब सीक्वेंस सीरीज का एक प्रॉब्लम कर रहा हूँ। और इस पेपर में क्या है कि सीक्वेंस सीरीज भी आएगा, उसके बाद लीनियर भी आएगा, ये सब भी आएगा। तो मेरे तो अभी 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 शुरू किया था कि मतलब 2 बजे से 2:30 बजे तक, तो मेरा 15 क्वेश्चन आए थे मेरे पास, तो सॉल्व हो रहा था। मतलब इतना ज्यादा, हाँ दो दो एक अटक गया था, पर हो रहा था। मतलब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था मैम। मैम में ये है ना कि आप सॉल्व कर चुके हो उन क्वेश्चंस को, हाँ मैम। इसलिए ज़्यादा सॉल्व हो जाते हैं। टिफर में आप हाँ नए मैम। नए क्वेश्चन है तो करते रहा करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। पुराने क्वेश्चंस भी आपने जो कर लिया वो भी करते रह सकते हो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैम, नहीं तो पुराना अगर भूल जाए तो और भी दिक्कत हो जाएगा। हाँ कम से कम याद तो रहेगा, लीनियर पढ़ा था हमने, सीक्वेंस पढ़ा था, कुछ ऐसा होता है। ठीक है। हाँ मैम। मेरे को एक वीडियो बनानी थी अच्छा उस सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पे, चलो मैं अब बनाती हूँ आजकल में ही। मेरे को याद दिला दिया अगर मैं भूल जाती हूँ। देखो असल में वैसे टाइम भी कम निकलता है तो कोई नहीं, निकाल के बना दूंगी। अगर कोई सब ग्रुप है जी का
कोसेट किससे बनता है? कोसेट बनता है, कोसेट के लिए हमें एक सब ग्रुप चाहिए और कोई भी ग्रुप का एलिमेंट चाहिए, चाहे वो उस सब ग्रुप का अंदर का एलिमेंट हो, चाहे वो एच के अंदर का एलिमेंट हो, चाहे वो एच के बाहर का एलिमेंट हो। आप एच ए भी बना सकते हो, आप एच बी भी बना सकते हो, ठीक है। एच ए क्या कैसे डिफाइन होता है? एच ए डिफाइन होता है एच ए या ए एच। आप इस एलिमेंट को जिस साइड मल्टीप्लाई करोगे कोसेट का नाम वही पड़ जाएगा। इसको बोला जाता है लेफ्ट कोसेट, इसको बोला जाता है राइट कोसेट, ठीक है। कैसे डिफाइंड होता है? ये ए एलिमेंट सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा जाके। मैंने यहाँ स्टार लगा दिया है जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, कहीं आप ये सोचो कि मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। वैसे इसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं लोग, ए एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, बट मैंने स्टार लगा दिया बीच में, कोई बात नहीं। तो ए सबके साथ ऑपरेट होगा जाके। जैसे एक काम हो रहा था ना अभी, इससे पहले क्लास जब हम कर रहे थे तब क्या काम हो रहा था? एक फिक्स एलिमेंट हुआ करता था, क्लास ऑफ ए या क्लास ऑफ एक्स जब हम निकालते थे तो ग्रुप का हर एक एलिमेंट क्या करते थे? जी और जी इनवर्स करके उस एक्स से मल्टीप्लाई करते थे। G1, G2, G3 इस तरीके से हो रहा था ना काम, है कि नहीं? यस मैम। अब क्या हो रहा है? कोई भी फिक्स एलिमेंट ले लिया, चाहे वो ए एलिमेंट एच के अंदर का हो चाहे बाहर का हो, दोनों के लिए जस्टिफाइड है। उस एलिमेंट को लेफ्ट में या राइट में बस मल्टीप्लाई करके देखा जा रहा है, जो नया सेट बन रहा है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब हमें ज़्यादा से अच्छा समझ में आएगा। और शुरुआत में मैंने एग्जाम्पल ऐसा लिख दिया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि कोसेट कैसे बनेगा। जैसे D4 होता है, D4 में आपको सारे एलिमेंट्स पता है। क्या कोसेट सब ग्रुप होता है? इससे आपका इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा। इज कोसेट ए सब ग्रुप ऑफ जी? पहले हम निकाल के देखते हैं तब हमें पता चलेगा। जैसे कि D4 है, D4 को देख के भावुक मत हो जाना, क्योंकि मैं हमेशा D4 लेती हूँ कि आप इतना D4 में ही क्यों हो। सिंपल वाले ग्रुप्स लेके भी हम करेंगे। जैसे कि R90 का एलिमेंट ले लिया हमने D4 के अंदर से और H एक सब ग्रुप ले लिया। ये एलिमेंट है, ये ग्रुप है, ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप कौन सा लें? सब ग्रुप मैंने ले लिया ये वाला, R0, R180, HB। क्या ये साइक्लिक सब ग्रुप है? यस मैम। नहीं साइक्लिक नहीं है मैम, अबेलियन है। ये 4 ऑर्डर का सब ग्रुप K4 या Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। ये बातें मैं आपको ऐसे ही रिमाइंड करा रही हूँ, जस्ट फॉर अ रिमाइंडर। एकता और निर्मल्या, यस मैम। ये सब बातें हमने पढ़ी हुई है ना, इसलिए मैंने ऐसे ही याद करा दिया। हाँ मैम। अब हम क्या करें? एलिमेंट इनटू मतलब एलिमेंट को इसके साथ ऑपरेट करते हैं। किस तरीके से ऑपरेट करेंगे? R90H इज इक्वल टू R90H के हर एक एलिमेंट के साथ लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा। देखो सिमिलर केस आप HR90 भी करके देख सकते हो, वो भी मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ कि मैंने HA और AH की डेफिनेशन अलग क्यों लिखी थी, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, अभी बताऊंगी। क्योंकि मैम हर एक कम्यूटेटिव हो इसका तो कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर यह देख लो मैम R90H और देखो अब हम निकालते हैं R0, R90, R180, R180, R90H, R90V। 10 दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं मेडिटेशन स्टार्ट कराऊंगी, फिर आप लोगों को आना होगा ताकि आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिले। आज मैं सुबह एक वीडियो देख रही थी कि उसमें एक लाइन कही गई थी कि अगर आपको 20 मिनट मेडिटेशन तो दिन में करना ही चाहिए किसी भी व्यक्ति को, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आपको 1 घंटा मेडिटेशन करना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा बिजी रहता है तो उसको और ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, और मेडिटेशन बस कुछ नहीं है, एक रेस्ट का तरीका है। आप कहोगे कि हम सो के रेस्ट ले लेते हैं, लेकिन आपके दिमाग को तो शांति नहीं मिलती सो के। हाँ थोड़ी बहुत शांति मिल जाती है, लेकिन वो जो एक पीसफुलनेस होती है, जो एक बैटरी आप फ़ोन को चार्जिंग में लगाते हो
वो फ़ोन जब चार्जिंग में लगता है तो पावरफुल फील करता है, लेकिन आपकी बैटरी सारा दिन डाउन रहती है दिमाग की, उसको भी तो चार्जिंग करनी है हमें। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों के लिए तो खास कर बेनिफिशियल है। ठीक है, ये सेट क्या आ जाएगा, निकालो। कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिख देती हूँ। R90 R270, ये क्या आ जाएगा, R90 इंटू H, ये आएगा D, नहीं ये आएगा D डैश, ये वाला D डैश आएगा और ये वाला D आएगा। ठीक है, अब देखना, वैसे जो मैंने एग्जांपल लिया है वो अच्छा एग्जांपल तो नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। जब मैं इसको सिमिलर ये निकालूंगी, R0 R90 R0 R0 नहीं R180 R90 HR90 और VR90, ये क्या निकल के आएगा, ये आएगा R90 R270, और ये H इंटू R90 D डैश तो नहीं होता, लेकिन पता है क्या होता है, ये D होता है और ये वाला D डैश होता है, लेकिन ये इक्वल आ गया, H इंटू R90 इंटू H इक्वल आ गया। देखो नॉन अबिलियन ग्रुप में भी इक्वल हो सकते हैं, अबिलियन में तो हमेशा होंगे, लेकिन नॉन अबिलियन में भी इक्वल आ सकते हैं। ठीक है, यस मैम। वैसे इन जनरल ये इक्वल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, हमें कोई ना कोई एग्जांपल मिल जाएगा। S3 के अंदर हाँ आप चेक कर सकते हो, मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ये आप चेक करना, बहुत इजी होता है कोसेट निकालना। अभी सिर्फ हम कोसेट निकाल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ना मैंने कोई रिजल्ट कराया, ना मैंने कोई थ्योरम कराई, कुछ नहीं कराया। एक बार ये होमवर्क लिखो। S3 सेट आपको पता है, S3 ग्रुप, इसके अंदर आप 1 2 है 1 2, और इसका एक सब ग्रुप ले लो, सब ग्रुप ले लेते हैं I 1 2 3 1 3 2। ठीक है, ये ठीक है मैम। इसको ऑपरेट कराना है इसके साथ। ठीक है, इसको A मान लो, इसको H है, तो AH निकालना है, H और HA निकालना है, और देखना है कि क्या AH HA इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, ओके मैम, देख लेंगे। अगर ये इक्वल आ जाए तो फिर आप किसी और एलिमेंट से चेक करना, फिर किसी और एलिमेंट से चेक करना, फिर ग्रुप चेंज करके देखना, तब तक लगे रहना जब तक ये इक्वल, जब तक ये अनइक्वल ना आए। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ सोच के एग्जांपल तो दिया नहीं है, वैसे तो इक्वल नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अगर इक्वल आ जाए तो फिर आपको अनइक्वल वाले फाइंड करने। अब मैं ऊपर आती हूँ, ये एक ऐसा एग्जांपल हमें मिल गया जहाँ पे R90 इंटू H H इंटू R90 इक्वल हो गया, क्योंकि एलिमेंट्स कम्यूट नहीं कर रहे थे, फिर भी हो गया ये, कोई बात नहीं। आपने जो एग्जांपल दिया उसमें इक्वल आ रहे हैं। इस एग्जांपल में यस मैम। ठीक है, तो आपको चेंज करना है इस एग्जांपल को, या टू ऑर्डर का सब ग्रुप बनाना, या कुछ भी करना, 3 ऑर्डर की साइकिल लेना। ठीक है, करके देखना किस में मिलता है। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, क्या कह रही थी मैं, हाँ, क्या सब ग्रुप होगा कोसेट, कोसेट इज अ सब ग्रुप। नो मैम। नो, वो तो सामने ही दिख रहा है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं है, कोसेट के अंदर आइडेंटिटी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ओके, तो कोसेट इज नॉट अ सब ग्रुप इन जनरल। ठीक है, वो तभी सब ग्रुप होता है वैसे, अगर मैं बताऊं तो, जब आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो उसको, अदरवाइज वो कभी भी सब ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन इसकी हेल्प से हम सब ग्रुप बनाएंगे ज़रूर, हम पीछे पड़े रहेंगे जब तक ये कुछ निकाल के ना दे दे। नॉर्मल सब ग्रुप में जाएंगे, फैक्टर ग्रुप में जाएंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। ठीक है, इसमें Q4 के लिए मैंने कोसेट्स निकाल रखे हैं, ये आपको नोट से पढ़ना है, कैसे क्या निकलेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, मैं मेन बात पे आती हूँ। मैंने कहा है आज, पता नहीं मैम, मेरा फ़ोन नहीं उठाया, शायद सो गया। मेरे को बोल रहा था कि वो नींद आ रहा है आज। पता नहीं सोया हुआ है या नहीं, या घर में थोड़ा काम भी हो सकता है, पता नहीं क्या है।
मैंने भी पहले नोटिस नहीं किया था, मेरे को 3 बजे से नोटिस हुआ कि वो नहीं है, तो फोन कैसे किया। नोटिस हो? हाँ मैं तो मतलब बोलती थी 3 लेट बजे। लतीफ़ आ रहा होगा आराम से, 20 मिनट से हाँ यही सोचती रही। तभी मैंने अब पूछा, नहीं तो मैं पहले ही पूछ लेती। देखो एक बढ़िया चीज़ है, दो कोसेट हो ना अगर किसी भी ग्रुप के, ए और बी कोई भी ग्रुप के एलिमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उस ग्रुप के कोई भी दो कोसेट हों, या तो वो बराबर होंगे या उनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं होंगे, जैसे हम क्लास में करते थे। क्लासेस याद आ रही हैं? दो क्लासेस लोगे, 7th क्लास और 8th क्लास, उसमें या तो इंटरसेक्शन 5 होगा, अब इसका इंटरसेक्शन तो ऑब्वियसली 5 होगा, या अगर आप कह रहे हो कि इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है, क्लास के केस में हमने क्या देखा था, अगर इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है तो ये वाली जो क्लास होगी, ये वाली जो क्लास होगी, ये पहली वाली क्लास के बराबर ही होगी। देखा था कि नहीं देखा था? Yes, ma'am. ये ऑब्जर्वेशन से हमने देखा था कि या तो दो क्लासेस बराबर हो सकती हैं या उनका कुछ भी कॉमन नहीं होगा उनके अंदर, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज़ है कोसेट्स के अंदर। कैसे, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं हम, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फीलिंग अच्छी आ जाएगी। कि अगर AH इंटरसेक्शन BH 5 है तब तो अच्छी बात है, ये दोनों कोसेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तब तो अच्छी बात है, ठीक है, देन तो कुछ प्रूव ही नहीं करना। बट अगर AH इंटरसेक्शन BH अगर 5 नहीं है तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि AH इज इक्वल टू BH है, याद रखना। अगर AH इंटरसेक्शन BH नॉन एम्प्टी है तो इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो ज़रूर होगा, वो एलिमेंट को हम C नाम दे दें, C बिलोंग्स टू AH इंटरसेक्शन BH। तो इसका मतलब C AH के अंदर भी होगा और C BH के अंदर भी होगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आएगा, यहाँ से हमें एक बात समझ में आ जाएगी कि C की शक्ल कैसी हो सकती है। अगर C AH के अंदर है तो C की शक्ल कुछ AH1 टाइप की होगी, होगी कि नहीं होगी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, जहाँ पे कुछ क्लियर ना हो रहा हो मुझे बता देना। और C अगर BH में है तो इसकी शक्ल कुछ BH2 टाइप की होगी, ये आप कह रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AH1 BH2 बराबर हो जाएंगे फॉर सम, ये H1 H2 क्या है, कुछ सम ग्रुप के कोई एलिमेंट्स हैं, सब ग्रुप के, है ना। अब एक काम करते हैं, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू AH। देखो अब मैं प्रूव क्या करना चाहती हूँ, पहले तो उस बात पे ध्यान दो। मैं प्रूव करना चाहती हूँ AH इज इक्वल टू BH, ये प्रूव करना है हमें। सबसे पहले अगर मैं शो कर दूँ AH BH में कंटेंड है और फिर मैं शो कर दूँ कि BH AH में कंटेंड है तो काम हो जाएगा। तो बस यही स्टेप्स अब मैं करने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना। तो कोई एलिमेंट लेते हैं, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू AH। तो x की शक्ल कैसी होगी, फिर आप कहोगे x की शक्ल कुछ AH डैश टाइप की होगी, सच दैट h बिलोंग्स टू H। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, मैं a की वैल्यू निकाल लेती हूँ। यहाँ से देखना a की वैल्यू क्या आ जाएगी, BH2 H1 इनवर्स, है कि नहीं। इसी a की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देती हूँ। अब ऐसा क्यों कर रही हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। BH2 H1 इनवर्स H डैश, ठीक है। मैं क्या ब्रैकेट लगा सकती हूँ इससे, एसोसिएटिव लॉ की हेल्प से। क्या मैं इस कंप्लीट एलिमेंट को H लिख दूँ तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? No, ma'am. यहाँ से क्या समझ में आया, x आपने AH से लिया था, x कैसा आ गया, BH टाइप का आ गया। इसका मतलब x BH की शक्ल का है तो B कैपिटल H में बिलोंग कर रहा होगा ना। तो यहाँ से क्या समझ में आया, AH BH में कंटेंट हो गया। यस और नो? Yes, ma'am. अब एक और बात, अब आपको शो करना है कि BH इज कंटेन्ड इन AH, उसमें अब कुछ नहीं रह गया, कोई दम नहीं रह गया आगे वाले प्रूफ में, दम सारा आपने यही निकाल दिया। अब वो बेदम प्रूफ हो गया है, क्योंकि देखो अभी आपने A की वैल्यू निकाली है B के टर्म्स में, फिर आप B की वैल्यू A की टर्म्स में निकालोगे। इसके लिए आप क्या करोगे, B की वैल्यू निकालोगे, वो आ जाएगी AH1 H2 इनवर्स, और इस वैल्यू को यूज़ करोगे इस प्रूफ में। बस उल्टा काम करना है, जैसा यहाँ पे किया था वैसा यहाँ पे करना है।
कोई x बिलोंग्स टू बी एच आर्बिट्रेरी लेना है और उसके बाद यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। अब एक और बात करें आगे, अगर इजाज़त हो आपकी तो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रूफ है जो थ्रू आउट ग्रुप थ्योरी यूज़ होता है, मतलब जब भी कोसेट्स और क्वेश्चन ग्रुप्स की बात आती है। ए बिलोंग्स टू एच इफ़ एंड ओनली इफ ए एच इज इक्वल टू एच। अगर किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से सब ग्रुप के साथ वही सब ग्रुप वापस आ जाए तो ये तभी हो सकता है जब ए एच का एलिमेंट हो। कैसे? सब ग्रुप एक ग्रुप होते हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से हमें ग्रुप का बाहर का तो एलिमेंट नहीं मिल सकते। जब आप ए एच करते हो तो क्या होता है, जैसे ए बिलोंग्स टू एच है तो इस प्रूफ को आप ऐसे देख सकते हो कि अगर ए एच का एलिमेंट है तो जब आप ए एच वन, ए एच टू और ए एच एन ये सब कुछ करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये सारे तो एच के ही एलिमेंट्स रिटर्न में मिलेंगे, क्योंकि ये भी एच का एलिमेंट है, ये भी एच का एलिमेंट है, क्लोजर होल्ड कर जाएगी, ये कंप्लीट भी एच का एलिमेंट बन जाएगा। सिमिलरली ये एच का एलिमेंट, सिमिलरली आगे वाले सारे एच के एलिमेंट। तो एच के एलिमेंट पे जितने मर्जी ऑपरेशन लगा लो, 1000, 2000, 10 लाख, 20 लाख ऑपरेशंस पे आप कितने मर्जी ऑपरेशन लगा लो एलिमेंट्स पे, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में ही रहते हैं। आप कंपोजिशन टेबल बना लो, कहने का मतलब है सिंपल सी कंपोजिशन टेबल बना लो, AH1, AH2, AH1, AH2। इस कंपोजिशन टेबल में जितने एलिमेंट्स आएंगे वो किसके होंगे? वो केवल और केवल H के ही होंगे, ना उससे बाहर और ना कहीं और के। तो ये क्या निकल के आएगा? ये कंप्लीटली H ही निकल के आएगा ना, क्लोजर प्रॉपर्टी की मदद से, ठीक है। यस मैम। और अगर AH इज इक्वल टू एच हुआ, अगर हम मानते हैं कि AH इज इक्वल टू एच होगा, लेट, तो हमें प्रूव करना है कि A बिलोंग्स टू H होगा, ये शो करना है। अगर AH इज इक्वल टू H बोला हुआ है तो हम एक बात तो जानते हैं कि A बिलोंग्स टू AH होता है, ट्रू, ये हमेशा ट्रू होता है। अब कैसे? जब भी H लिखते हो आप उसके आइडेंटिटी और बाकी सभी एलिमेंट्स लिखते हो इस तरीके से, तो जब आप AH निकालते हो तो क्या होता है, A इंटू आइडेंटिटी और A इंटू बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इसका पहला एलिमेंट जो बनेगा आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करके वो A ही तो बनेगा। तो इसका मतलब A हमेशा AH में आता है, तो वही बात मैंने लिखी है, ठीक है। पर AH तो H के बराबर गिवन है, तो इसका मतलब ये कहाँ से बिलोंग कर गया? H से ही तो बिलोंग कर गया, ठीक है। यस मैम। ओके, एक दो और कोसेट्स निकालते हैं कुछ ग्रुप्स के, जैसे कि हाँ मैं दिखाती हूँ आपको। ग्रुप ले लेते हैं Z10, ठीक है, और इसका सब ग्रुप ले लेते हैं 2 से जनरेट हुआ। जरा सब ग्रुप बनाओ, क्या बनेगा पहले तो, फिर कोसेट निकालना। ऑल कोसेट्स, फाइंड ऑल कोसेट्स, क्वेश्चन ये है। H क्या बनेगा जरा बताओ, Z10 के अंदर 2, नेक्स्ट एलिमेंट 2 प्लस 2, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 2 प्लस 2 प्लस 2, ऐसे ही बनाओगे तो ये क्या बनता चला जाएगा? 24680। 680, ठीक है। तो ये आ गया आपका H। इसके बाद हमें क्या करना है, H के सारे कोसेट्स निकालने हैं। वैसे तो Z10 में कितने एलिमेंट्स हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एलिमेंट्स हैं। इन एक एक एलिमेंट को एक बार में उठाना है। आप चाहे राइट कोसेट निकाल लो चाहे लेफ्ट कोसेट निकाल लो। ये जो प्रॉपर्टी मैंने कराई, हाँ एक बात और थी यहाँ पे, इफ AH and BH are two cosets of H in G, ये है ना,
देन इधर AH BH का इंटरसेक्शन फाई और या तो ये बराबर होंगे। सिमिलर बात BH AH के लिए भी होल्ड करती है, सॉरी HAHB के लिए भी होल्ड करती है। जैसी बातें अभी तक हम AH BH के लिए कर रहे थे वही बात HAHB के लिए भी तो होल्ड करेगी। और नीचे आके ठीक है, मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ ये चीज़। ये भी आप सोच रहे होगे कि कैसे होगा। देखो सबसे पहले हम लेफ्ट कोसेट्स निकालते हैं। हम लेफ्ट इसमें सिर्फ 2 ही कोसेट्स बनते हैं क्या? हाँ, इसमें 2 ही कोसेट बनेंगे, 0 प्लस एच, फिर हम निकालेंगे 1 प्लस एच, फिर हम निकालेंगे 2 प्लस एच, फिर 3 प्लस एच। इसी तरीके से सारे मैम 1 प्लस ईच, 3 प्लस ईच, 5 प्लस ईच, 7 प्लस ईच, 9 प्लस ईच, ये सब एक होगा मतलब, और 0 प्लस ईच, 2 प्लस ईच, 4 प्लस ईच जो इवन नंबर से बनेगा वो एक होगा। आज तो आप ही लोगों ने मुझे पढ़ा दिया। ये इजी है ना मैम? ये इजी काम है। हाँ, ये वाले h बनेंगे और ये 1 प्लस एच, ये 2 प्लस एच, ये भी h बन जाएगा 2 2 के गैप पे। ये 3 प्लस एच क्या बनेगा, ये वाला कोसेट, इसको आप h डैश 1 प्लस एच बोल सकते हो। इस कोसेट का नाम ही दे दो 1 प्लस एच। तो 3 प्लस एच, 1 प्लस एच, 5 प्लस एच, आगे जितने बनेंगे वो बराबर होंगे। ठीक है ना, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, अगर है तो बता दो। आप लोगों ने बता दिया तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। ये सारे बराबर होंगे और इवन वाले बाकी सारे बराबर हैं, जैसे कि 0 प्लस एच, 2 प्लस एच, 4 प्लस एच, 6 प्लस एच, 8 प्लस एच इज इक्वल टू एच। ये सारे एच के ही बराबर आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो 2 कोसेट बनेंगे, मैं लिख देती हूँ कौन से बनेंगे। एक कोसेट बनेगा जिसको मैं 0 प्लस एच नाम दे देती हूँ, दूसरे वाले को मैं 1 प्लस एच नाम दे देती हूँ। यही डिस्टिंक्ट कोसेट बनेंगे। कोसेट तो 10 बन रहे हैं बट डिस्टिंक्ट कौन से हैं, डिस्टिंक्ट ही देखने होते हैं ना हमें। तो 2 4 6 8 0 और 1 प्लस एच क्या बन जाएगा, 3 5 7 9 1। ठीक है, ये बन गए कोसेट। तो इन्होंने कहा था सारे कोसेट्स निकालो। ऑल कोसेट्स का मतलब क्या है, ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स पूछे हुए थे इन्होंने। यहाँ पे 2 आए तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। वैसे तो इन्होंने कोसेट्स फाइंड आउट करने को बोला था, पर मैंने नंबर ऑफ कोसेट्स इनको बता दिए कि 2 होंगे। एक यहाँ पे सीधा सीधा रिलेशन है, ये सब बिना करे भी आप बता सकते थे कि कितने कोसेट्स आएंगे। उस चीज़ को बोला जाता है इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। मैं बताती हूँ अभी, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। अगर HG का सब ग्रुप है देन नंबर ऑफ लेफ्ट स्लैश राइट कोसेट्स ऑफ H इन G कितने होंगे, जितने भी होंगे उसको बोला जाता है नंबर ऑफ लेफ्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। इसको बोला जाता है इंडेक्स ऑफ H इन G। इसको डिनोट करते हैं G mod H से। कंप्लीट डेफिनेशन है नोट्स में। और इसका ऑर्डर कैसे निकलता है, ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। बस इतना आसान है, डिस्टिंक्ट कोसेट्स निकालना, ग्रुप के ऑर्डर को, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट निकालना, ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड कर दो। अभी मैं ऊपर वापस आती हूँ और बताती हूँ आपको। यहाँ पे सब ग्रुप का ऑर्डर कितना था, इस सब ग्रुप का 2 से जनरेटेड साइक्लिक सब ग्रुप है ना, तो बस आप 2 का ऑर्डर देख लो। 2 का ऑर्डर कितना है Z10 के अंदर, 2 का ऑर्डर 2 को 5 टाइम्स ऐड करते हो तब आइडेंटिटी आता है ना। 2 का ऑर्डर 5 है, ऑर्डर ऑफ 2 इज 5, तो इससे जनरेटेड सब ग्रुप भी 5 ऑर्डर का है। और मैंने बना के भी अभी दिखाया था आपको, 5 ऑर्डर का सब ग्रुप बन रहा है। और ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 बाय 5, तो आंसर आ जाएगा 2। इसीलिए 2 कोसेट्स निकल के आए थे। बात ही क्लियर हुई मेरी? यस मैम।
मैम एक बार बता दो 2 कोसेक टी। मैंने कहा कि इंडेक्स ऑफ एच इन जी कैसे निकालेंगे। एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। इंडेक्स ऑफ एच इन जी ये होता है फॉर्मूला। अभी हमारे पास ग्रुप यस क्या था, फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच। अभी हमारे पास ग्रुप क्या था, Z10। ठीक है, इसका सब ग्रुप क्या लिया था हमने, 2 से जनरेटेड। तो मैंने पूछा था आपसे कि कितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स आएंगे, निकाल 2 लिए। आई। 2 आए थे ना, कैसे आएंगे 2, फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते थे, बस मैं इतनी बात कह रही हूँ। अच्छा समझ गया मैम। Z10 का ऑर्डर 10 है, 2 का ऑर्डर मतलब 2 से जनरेटेड ग्रुप का ऑर्डर उतना ही होगा 5 है। जितना 2 का है, तो 5 है। 2 आ गया, ऐसे भी 2 आ गया, वैसे भी 2 आ गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका जवाब देना। टाइम क्या हुआ है, 37 37। मतलब 40 मान के चलो आप। 40 मान के, 30 मान के चलूंगी। अच्छा वो भी अच्छा है मैम। 40 मानूंगी तो आपका फायदा होगा, 30 मानूंगी तो मेरा। आपका क्या फायदा होगा। नहीं सकते। तो आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से आपके फोन में प्रॉब्लम हो गई लगता है। क्वेश्चन आपको ट्राई करना है चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह। ये स्वेटर पहनना पड़ेगा, ठंड लग रही है अब। अभी भी करूंगा मैम। बिल्कुल, घर जाके तो आप करते नहीं मुझे लगता है। कल मैंने कुछ होमवर्क नहीं दिया था। वो तो ग्रुप में ही दिए थे बट थोड़ा क्लास में थोड़ा क्लास हो गया। अब आपको फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है मुझे लगता है। नॉर्मल सब ग्रुप था क्या सेकंड असाइनमेंट में, किसने कंप्लीट किए, मैंने नहीं की थी शायद। थर्ड असाइनमेंट सॉरी, सेकंड और थर्ड असाइनमेंट थी ना वो डिप्स वाली। वो कब डिस्कस होगा मैम। वो तो हो चुकी है ना, उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस होंगे। अभी आपको एक वो प्रैक्टिस सेट 2 जो मैंने दिया था ना, वो कल डिस्कस करूंगी मैं। प्रैक्टिस सेट 2, ठीक है, ओके। ग्रुप का। और मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे इंटीग्रल के, आपने ट्राई किए किसी ने, या अभी करने हैं। शाम आता आता कर लूंगा। कौन से मैम? असाइनमेंट मैंने कहा था ना, असाइनमेंट जो मैंने अपलोड की है उसके अंदर है कुछ 4-5 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। एक बार चेक कर लेना, एक नई असाइनमेंट कल अपलोड की थी मैंने। मैंने अच्छा आपको कर ग्रुप में लिंक भी तो भेज दिया था उसका असाइनमेंट का, हाँ हाँ मैम। चेक कर लेना, कर लेना। इन चारों क्वेश्चंस को आप ट्राई करो, इनके आंसर निकालो। जो नहीं निकलेंगे हम डिस्कस कराएंगे आपको।
नया वन नोट चल जाता है देखो विंडोज 11 में। खुशी की बात है नहीं ये? यस मैम, बहुत खुशी की बात है। इतना खुशी मेरे पहले कभी नहीं हुई। मेरे बताने के बाद हुई, उसका क्या फायदा, पहले ही होनी चाहिए थी। चलो अब 13 तारीख के बाद खुशियाँ और मनाना, जब हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे अपने बड़े घर में। न्यू होम, न्यू एस्पिरेशंस। सेकंड और फोर्थ कैसे करना है मैम? सेकंड और फोर्थ कैसे करना है मत छोड़ दो उसको, जो हो रहे हैं वो कर दो बस। फर्स्ट का आंसर क्या आया? मैम 4। फर्स्ट का आंसर आया 4। ये याद रखो, ये जरा क्या नाम है, इसको कल मैं डिस्कस करूंगी तो याद से कर लेना इसको कंप्लीट। हाँ, फर्स्ट का आंसर 4। 4। सबका आ गया 4 की नहीं? जिसका नहीं आया है वो बताए, नहीं तो ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होगी। हो गया मैम। हो गया ना? ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाय एच का ऑर्डर, खत्म बात। सेकंड, इसको अभी हम निकालते हैं। थर्ड, सेकंड में मैम 2 आएगा। हाँ निकालने हैं। देखो सेकंड में मैंने फाइनाइट ग्रुप के लिए बताया था ना अभी आपको, ये जो सीन क्रिएट किया था इधर, नहीं बताया था? अच्छा सॉरी, फाइनाइट के लिए है ये इंडेक्स निकालने का तरीका, ये जो फॉर्मूला है फाइनाइट ग्रुप के लिए, ठीक है। तो अभी ये थर्ड वाला, सेकंड वाला तो इनफाइनाइट है, इसका कैसे निकालेंगे अभी मैं निकाल के बताऊंगी, ठीक है। थर्ड वाला, थर्ड का आंसर आपने निकाला होगा, फाइनाइट ग्रुप्स है Q Q -1। Q -1। एकता हो गया आपका? यस मैम। फॉर्मूला लगाना था, दोनों के हमें ऑर्डर पता है तो बस फॉर्मूला लगाना है उनका। और फोर्थ ऑप्शन क्या रखा है कि ये भी इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड और फोर्थ करते हैं। सेकंड में बोल रखा है z और 2z, तो g इज इक्वल टू z, h इज इक्वल टू 2z, ठीक है। इसको करते हैं तो जब हम ये इनको तो हो गया मैम। ये 2 देगा मैम, एक होएगा जेड और एक होएगा 2z। इसके एलिमेंट्स कैसे हैं? z के एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट रैंडम उठा के हम चेक करेंगे, +-1 +-2 एंड सो ऑन। कोई भी अपनी मर्जी से मैं एलिमेंट उठा लूँ। सबसे पहले तो आइडेंटिटी उठा के 0 + h निकाल लेती हूँ। और एक जो मैं मेन बात आपसे बताना भूल गई कि अगर ग्रुप एबिलियन होगा तो एच ए एच बराबर हो जाएंगे ना, है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। एबिलियन, हाँ बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ये तो। एच ए इज इक्वल टू ए एच फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो यहाँ से देखो 0 + h निकालूँ या h + 0 निकालूँ, डजेंट मैटर। इसीलिए कई बार लिख दिया जाता है फाइंड ऑल कोसेट्स। और एक बात और है कि जैसे हम D6 में बात करते हैं वहाँ तो एच ए और ए एच बराबर नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, जितने एच एज होंगे, एच ए, एच बी और एच सी, मान लो इसके पास 3 डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं। और क्या हो सकता है कि ए एच और एच ए बराबर ना हो, जब आप ये राइट वाले थे और ये लेफ्ट वाले थे, ए एच और एच ए हो सकता है बराबर ना हो, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हो सकता है ये ए एच एच ए वाला सी एच के बराबर हो जाए, बी एच वाला हो सकता है ए एच के बराबर हो जाए, सॉरी एच ए के बराबर हो जाए, नहीं सॉरी ए एच के बराबर, और एच सी वाला हो सकता है बी एच के बराबर हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन जो काउंटिंग होगी वो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। जब हम काउंट करते हैं फाइंड ऑल कोसेट्स, जो मैंने क्वेश्चन आपको अभी दिया था इसमें बोल रखा था फाइंड ऑल कोसेट्स या इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, एच के जितने भी कोसेट्स हैं वो आपको डिस्टिंक्ट कोसेट्स निकालने होते हैं, तो जितने लेफ्ट के आएंगे उतने ही राइट के आएंगे, काउंटिंग विल बी सेम, ठीक है। ये बात ठीक है, क्लियर हो गई? यस मैम। h + 0 0 + h इसके बराबर हो गया 2z के बराबर। उसके बाद बात करते हैं 1 + h की। 1 + h आप करोगे तो 2z के अंदर कैसे एलिमेंट्स है, पहले तो 2z को लिख ही लो, 0 ± 2 +-4 एंड सो ऑन, है ना। 1 + h जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 1 +-2, एक बार 1 को 2 में ऐड कर दो, एक बार 1 - 2 कर दो, फिर 1 + -4, एक बार 5, एक बार -3, ऐसे ऐसे करके आप एलिमेंट्स लिख लोगे। क्या ये 2z के बराबर आ रहा है या क्या ये h के बराबर आ रहा है?
नहीं आ रहा ना? नहीं मैम। उसमें तो सिर्फ इवन वाले होते हैं, इसमें तो सिर्फ ऑड वाले हैं, सिर्फ ऑड वाले हैं और सारे ऑड वाले हैं, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो खुद ही। तो जब आप -1 + h निकालोगे तो एक अच्छा सा ऑब्जर्वेशन लो कि जब -1 + h निकालोगे तो इसके एलिमेंट्स ध्यान से देखना कैसे आएंगे। 0 +- 2 +- 4, पहला एलिमेंट तो -1 आ गया, दूसरा एलिमेंट +- 2, -1 + 2 और -1 - 2, तो ये आ जाएगा 1 और -3। ठीक है, और क्या आएगा इसमें? +- 4, -1 - 4, -1 + 4, तो ये आ जाएगा -5 3। इस तरीके के एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। और क्या ये सेम आएंगे 1 + h और -1 + h? ये बताओ, क्या ये सेम आएंगे? यस मैम। देखो इसमें हमें सामने से दिख रहा है, एक ट्रिक भी हम लगा सकते हैं कि हमने सामने से एक एलिमेंट दिख रहा है ना, कॉमन है, एक भी एलिमेंट कॉमन आया तो दोनों इक्वली तो होंगे। 3 + h भी इसके इक्वल आएगा। 3 + h, या बोलूँ कि +- 3 + h, दोनों ही इसके ही इक्वल आएंगे 1 + h के या h + 1 के। तो ऑड नंबर, ऑड इंटीजर + h सारे 1 + h के ही बराबर आएंगे, और इवन इंटीजर + h क्या होगा? जैसे इसका मतलब होगा 2 + 2z। जब इवन इंटीजर आप ऐड करोगे तो वो 2z ही बन जाएगा, यानी कि वो h ही बन जाएगा। तो इसमें दो ही डिस्टिंक्ट कोसेट्स हुए, कौन कौन से? एक तो h हो गया और एक h + 1। ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ एक 0 + h हो गया या एक 1 + h हो गया। ठीक है, कितने डिस्टिंक्ट कोसेट आए? 2 आए। अब एक और बात बताओ, अगर ग्रुप ये होता और सब ग्रुप ये होता तो कितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनते? 5। 5. 5। 5 बन जाते, सिंपल। कौन कौन से बनते? ये भी सवाल हो सकता है कि कौन कौन से बनेंगे? h + 0, h + 1, h + 2, h + 3, h + 4। h + 3, h + 4। अब क्योंकि जब h + 5 बनेगा वो तो h + 0 के ही बराबर होगा। ये तो वैसा नहीं हो गया मॉड्यूलो वाला, मॉड्यूलो 5 में जैसे आप काम कर रहे हो, सिमिलरली वैसा ही हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसकी डिस्टिंक्ट कोसेट्स। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर यहाँ पे mz हो जाता तो m नॉन जीरो, M हो जाते. तो m हो जाते, और अगर m 0 हो जाए तो? अब ध्यान से देखना, अगर m 0 हो जाए तो क्या होगा? 0 आएगा, सिंगलटन आइडेंटिटी. h = 0 आ जाता उस केस में, ध्यान से देखो, h = 0 आ जाता। ठीक है, तो इसके कोसेट्स कितने बनते? एक आप बनाते 0 + 0, 0 + h, एक 1 + h, एक 2 + h। अब ध्यान से देखो, एक था ये 0 आ जाता, ये 1 आ जाता, ये 2 आ जाता। ठीक है ना, कितने बनते ऐसे ऐसे? कितने बनेंगे बताओ? इनफाइनाइट बनेंगे मैम. इनफाइनाइट बनेंगे। आप लोग ऐसे घबरा जाते हो मैं कुछ पूछ रही हूँ तो बोला करो ना, इनफाइनाइट ही बनेंगे, साफ साफ दिख रहा है तो m = 0 के केस में इनफाइनाइट बनेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अगर कोई ऐसे बोल देता ना कि टिफर में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे निर्मल्या, g = z, यस। then number of cosets of h = mz, और m के बारे में वो सिर्फ इतना बोलेंगे, m belongs to integer, is m, number of cosets of h in g is m। तो ट्रू या फॉल्स? आप तो ट्रू करके आओगे ना। False. हाँ, लेकिन आप ट्रू करके नहीं आओगे, मतलब पहले करके आते तो क्या करते, इसको ट्रू ही कर देते। अब m 0 भी तो हो सकता है, 0 के केस में तो इनफाइनाइट कोसेट्स आते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है।
ठीक है ना, ये यस। पर ऐसे बनाता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, मतलब इतना सिंपल नहीं बनाता, लेकिन ट्रिक यही अपनाता है वो, फंसाने वाली। सेकंड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रखा है GLNR है और सब ग्रुप, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो सब ग्रुप दे रखा है पॉजिटिव डिटर्मिनेंट वाली मैट्रिसेस, क्या सब ग्रुप बनेगा? पहली बात तो ये है, चेक करो सब ग्रुप है कि नहीं है। क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स कर लो, या फिर सब ग्रुप के लिए जो हम क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं AB इनवर्स इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज पॉजिटिव, डिटर्मिनेंट ऑफ B इज पॉजिटिव। Yes, ma'am. आएगा। तो जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप लोग चारों तरफ से सतर्क रहा करो, ठीक है, खासकर जब मैं पूछूं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ H को सब ग्रुप बनाऊँ या ना बनाऊँ। मैं कोई एग्ज़ाम पेपर नहीं सेट कर रही हूँ, तो हो सकता था H सब ग्रुप ही ना बनता, ठीक है। तो जब तक आपके पास सब ग्रुप नहीं, आप कोसेट नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पे तो चलो सब ग्रुप बन रहा है, तो हम कोसेट की बात करते हैं। कोसेट कैसे बनेगा, ये कोसेट कैसे बनेंगे इसके? देखो कोसेट बनाते टाइम एक चीज़ हो सकती है, आप H को किसी मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करोगे। लेट्स से मैं कोई B मैट्रिक्स लेती हूँ और उसको H से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो एस के अंदर कितनी A1 A2 जितनी भी मैट्रिसेस पड़ी हैं इनफाइनाइट H के अंदर, वो सारी B से मल्टीप्लाई होंगी। BA1 BA2 एंड सो ऑन, आगे की सारी मैट्रिसेस। तो अब ये B पे डिपेंड करता है कि BA1 का डिटर्मिनेंट क्या होगा। लेट्स से कि अगर B का डिटर्मिनेंट लेस देन 0 हुआ, लेट्स से कि B का डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ। अगर B का डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या ये बात सच है कि B G से ही बिलोंग करेगा, सॉरी B H से ही बिलोंग करेगा? यस मैम। देर लगा देते हो, क्या बात है, एक दूसरे का वेट करते रहते हो कि वो यस करे। तो देखो B के पास दो ही केसेस हैं, केस 1 इसका डिटर्मिनेंट लेस देन 0 है, केस 2 इसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है। अगर इसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है तो ये तो H का ही एलिमेंट है, तो BH इज इक्वल टू H हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस मैम। 4 लोगों का इकट्ठे यस मैम कर दिया, जबरदस्त। हाँ, यही मैं तब से सोच रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करूँ। अच्छा, अब फिर डिटर्मिनेंट ऑफ B लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा? तो उसमें ही तो नहीं आएगा मैम। उसमें नहीं आएगा, उसके एकदम बाहर पड़ा होगा, ठीक है, बिल्कुल H से अलग है ये। तो इसका मतलब ये कुछ नया कोसेट बनेगा, इसका कुछ भी नाम दे दो, क्या नाम दे दें इसका? H डैश, मतलब BH टाइप का कुछ बनेगा, तो चलो BH ही रहने दो। एक कोसेट H आ चुका है आपके पास केस 2 से, एक कोसेट केस 1 से आया है BH। क्या दो कोसेट्स आएंगे या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? मुझे ये बताओ, क्या दो ही आएंगे या दो से ज़्यादा आ सकते हैं? थोड़ा सा सोचो, 2-3 मिनट, आराम से अपना जवाब देना। खाना तो दो ही है मैम। एक माइनस वाला, एक प्लस वाला। मम्मी बुला रही है। हाँ, तो एक माइनस वाला आ जाएगा, एक प्लस वाला आ जाएगा, क्योंकि देखो B कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। आप एक बात सोचना, ठीक है, मैं अभी एक बात बताती हूँ आपको। आपके दिमाग में ये बात आ सकती थी कि इसके इनफाइनाइट हो सकते हैं ना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ B ग्रेटर देन 0 है तब तो एक ही कोसेट बनेगा, BH इज इक्वल टू H। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ B लेस देन 0 है तो इसके केस में आपके दिमाग में कुछ ऐसी बात आ सकती थी, मुझे नहीं पता आई कि नहीं आई।
डिटर्मिनेंट ऑफ v1 और डिटर्मिनेंट ऑफ v2, मतलब -1 और -2, ऐसा ले लेते हैं। तो ये जो BH बनाएगा, ये जो भी होंगे, क्या ये नीचे वाला जो BH बनाएगा ये दोनों बराबर होंगे, मतलब एक ही BH बनेंगे? ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स क्या सेम कोसेट में ही लाई करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी, क्योंकि H के अंदर वो सारी मैट्रिसेस की पॉसिबिलिटी है जिनका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 है। और फिर आप कह रहे हो कि -1 डिटर्मिनेंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर मुझे कोई एलिमेंट चाहिए, मुझे ऐसा एलिमेंट चाहिए, मुझे ऐसी मैट्रिक्स चाहिए B डैश जिसका डिटर्मिनेंट हो -25, तो क्या मुझे इस BH के अंदर मिल जाएगी? यस, -25 डिटर्मिनेंट वाली मैट्रिक्स चाहिए मुझे, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए B डैश, या मैं बोल दूं कि B डैश H, या फिर H के अंदर AI इस टाइप की मैट्रिक्स थी, मतलब कुछ भी नाम नोटेशन से फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे को सिर्फ ये कंसेप्ट बताओ कि ये मैट्रिक्स किसके अंदर लाई करेगी, BH वाले के अंदर या H, एक नीचे हमने कोसेट बनाया था ये H वाला, इसके अंदर। H वाले के अंदर तो सारे डिटर्मिनेंट पॉजिटिव वाली हैं, उसके अंदर तो लाई नहीं करेगी ये, क्या इसके अंदर लाई करेगी? यस मैम। कर सकती है। कैसे करेगी देखो, क्या तरीका हो सकता है। H के अंदर एक मैट्रिक्स थी, H के अंदर वो सारी मैट्रिसेस थी A बिलोंग्स टू GLNR सच दैट बस उनका डिटर्मिनेंट ही ग्रेटर देन 0 हो। तो इसके अंदर एक डिटर्मिनेंट आप आसानी से लेके आ सकते हो जिसका डिटर्मिनेंट 25 हो, 25। इस मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। किस मैट्रिक्स से? जिसका हम कोसेट बना रहे थे। हम इसका कोसेट बना रहे थे। जब ये B इस A से जाके अंदर मल्टीप्लाई होगी, एक A अंदर पड़ी हुई है मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट 25 है, तो ये जो BA मैट्रिक्स बनेगी इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? -25 आ जाएगा। तो जो आपसे सवाल पूछा गया था कि क्या -25 डिटर्मिनेंट वाली मैट्रिक्स है इस कोसेट के अंदर, बिल्कुल है। क्या -99 वाली है? बिल्कुल है। क्या -9.9 वाली है? बिल्कुल है। कैसे है? वो सारी मैनेजिंग काम कर रहा है कि भाई पॉजिटिव डिटर्मिनेंट वाली तो है, अब नेगेटिव आपको ये नंबर चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं वो पड़ी है उस BH के अंदर। ठीक है, ओके मैम। मैम एक क्वेश्चन था, मतलब ये सारी नोट में हो गए ना? नहीं कुछ नहीं है नोट्स में। ये सारी का मतलब ये है कि बस ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, हाँ वो तो वो भी चल जाएगा। एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब ये इस तरीके की एक्सप्लेनेशन नहीं है ये चीज़। ठीक है, ये तो कर लिया अभी ये अभी। तो समझ ही लिया ना आपने, कोई ऐसी हाँ बात मैम। नहीं, वो एक बार समझ ही चीज़ें होती हैं। क्लियर हो गया सबको या नहीं, बताओ जल्दी से। मैम ये समझ नहीं आया कि B का डिटरमिनेंट अगर नेगेटिव है तो ये सारी एक ही होंगी, मतलब राइट को सेट। एक ही होंगी क्या? हाँ वही मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि एक ही होंगी। मैंने कहा B कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। लेट अस से कि B है एक मैट्रिक्स, मैं केस 2 करवा रही हूँ आपको, केस 2 था या केस 1 था, जो भी था, उसके अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ B लेस देन 0 था। लेट से कि मैंने ऐसी मैट्रिक्स उठाई है जिसका डिटर्मिनेंट -1/2 है। ठीक है, अब जो BH बनाया जाएगा वो सारी मैट्रिसेस का सेट होगा GLNR से सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ B इज लेस देन 0, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ A इज लेस देन 0। अब आप ये कह रहे हो कि ये सारी मैट्रिक्स कैसे आ जाएंगी जिनका डिटर्मिनेंट लेस देन 0 है इसके अंदर, BH के अंदर, है ना? यही सवाल है आपका कि सारी मैट्रिसेस का सेट कैसे बना रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो कि सारी मैट्रिसेस आ जाएंगी और इसके अलावा कोई कोसेट नहीं बनेगा। एक H तो बन ही गया और एक मैं कह रही हूँ सिर्फ BH बनेगा, उसके अलावा कोई नहीं बनेगा, तो टोटल 2 बनेंगे। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है कि इसके अंदर सारे कैसे आएंगे। देखो अगर कोई फाइंड आउट करने को बोले, अगर सारे आएंगे तो कोई रैंडम मैट्रिक्स मैं उठा के आपको दे दूँ, मैं कहूँ कि फाइंड अ मैट्रिक्स C such that determinant of C is
डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज -54 और ये सी आपको कहाँ पे मिलनी चाहिए? अगर आप बोल रहे हो कि BH के अंदर ऐसी सारी मैट्रिक्स हैं तो ये सी आपको इसके अंदर मिलनी चाहिए, BH के अंदर सी बिलोंग्स टू BH। तो आप ये प्रूव करो कि ये सी BH के अंदर होगा। ये बात समझ में आ रही है जो क्वेश्चन फ्रेम किया है मैंने अभी तक? यस मैम। तो हम कैसे प्रूव करें कि इस डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स सी, जिसको समझ में आई है ये बात बताओ कैसे करेंगे हम? देखो मैं ही बता देती हूँ। आपने इसके अंदर मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं बहुत सारी। मैट्रिसेस की टाइप कैसी है? मैट्रिसेस की शक्ल कुछ इस तरीके की है। मतलब अगर कोई आप सी फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो BH टाइप की मैट्रिक्स है या BH टाइप की मैट्रिक्स है, वेयर H बिलोंग्स टू कैपिटल H। ठीक है, तो ये BH टाइप की मैट्रिक्स आपको मिलेगी जहाँ पे ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की खास बात ये है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो लेस देन 0, और इस मैट्रिक्स की खास बात ये थी कि ये H का एलिमेंट था ना, और H हमारा क्या था? H था हमारा सब ग्रुप था, ऐसा सब ग्रुप था जिसमें वो सारी A बिलोंग्स टू GLNR आ रही थी जिनका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव था। ठीक है, तो इस H की खास बात क्या है कि ये H इसका एलिमेंट है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ H इज ग्रेटर देन 0। स्मॉल h मैट्रिक्स को ही डिनोट कर रहा है, कंफ्यूज मत होना कि ये मैट्रिक्स कहाँ से आएगी। स्मॉल h मैट्रिक्स को ही डिनोट कर रहा है मेरी नोटेशन में, तो मैं नोटेशन से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ C इक्वल टू बनाना है -54 के, आपने बोला। ठीक है, तो उसके लिए मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ B, क्योंकि अगर मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट के लिए सॉल्व करूं, यहाँ पे दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ C इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ H। डिटर्मिनेंट ऑफ B मैं शुरुआत में लेके चली थी, देखो क्वेश्चन में -1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ H। आप चाहते हो इसका डिटर्मिनेंट 54 हो, तो उसके लिए आपको H का डिटर्मिनेंट कैसा लेना पड़ेगा? पहली बात, आपको H का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और दूसरी बात उस कन्वीनियंस के हिसाब से आपको इसका डिटर्मिनेंट चूज़ करना पड़ेगा, और वो निकल के आएगा 108। तो अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 108 है तो वो मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई होके आपको रिजल्टेंट C दे देगी। C ही आपको फाइंड आउट करनी थी ना। कहने का मतलब क्या ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी 108 डिटर्मिनेंट वाली हमारे सब ग्रुप में? बिल्कुल करेगी, उसके अंदर तो सारी थी ना पॉजिटिव डिटर्मिनेंट वाली, तो ये H वाली भी कर जाएगी। क्या दिक्कत है? बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है? यही बहुत ज़्यादा यस मैम। समझ में आ गई? अच्छा, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया ज़्यादा। तो मेरा यही मोटिव था आपको दिखाने का कि कोई भी आप नंबर बोलोगे ना, C मैट्रिक्स का अभी तो मुझे -54 चाहिए था, आप -0.004 बोल दो तब भी मैं एक मैट्रिक्स लेके आ जाऊंगी BH को सेट के अंदर, सच दैट वो C उस को सेट के एलिमेंट का ही कोई एलिमेंट होगी। तो इसका मतलब सारी नेगेटिव डिटर्मिनेंट वाली मैट्रिक्स होंगी ना इसके अंदर। इन जनरल हर एक नेगेटिव डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स होगी। अब अगर मैं इस -54 को किसी -a से रिप्लेस कर दूं वेयर a इज ग्रेटर देन 0, तो बस आप हर एक पॉइंट के लिए प्रूव कर दोगे इस चीज़ को, -a ग्रेटर देन 0। यहाँ पे -a लिख दो, ठीक है, तो -a यहाँ पे लिख दोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a नीड्स टू बी 2a। ठीक है, क्लियर? जनरली प्रूव कर देंगे इसको, बताओ। यस मैम। ठीक है, सबको समझ में आ गया या जो समझ गया था वो भूल गया पुराना समझा हुआ? भूल गया मैम पुराना। ठीक है, तो पुराने याद रखो, इसको भूल जाओ फिर। क्या हो गया? यस मैम, न्यानेश का आ रहा है। अच्छा, ऐसे मैसेज करके बता रहे, क्या हो गया, कोई दिक्कत हो गई? ठीक है, मैं तो उसका क्लास
जाते जाते मुझे ये बता दो बस एक क्वेश्चन, कल मैं नॉर्मल सब ग्रुप स्टार्ट कराऊंगी, खुशी की बात है ना? बहुत खुशी की बात है। नाचते क्यों नहीं, नाचो। फाइंड ऑल डिस्टिंक्ट, एक होमवर्क भी दे देती हूँ, चलो होमवर्क बाद में लिखूंगी, ये वाला अभी बताओ क्वेश्चन 1 ऑफ 8z in 2z, solve it. नैनिश आज आपकी क्लास है क्या, ट्यूशन क्लास? यस मैम। अच्छा, एक तो आज आपको डिनर भी करना होगा। सेवन पे रखूंगी क्लास, 8:15 पे छोड़ दूंगी, चलेगा? यस मैम। पीजी में पढ़ाई कैसी होती है? मैम ठीक ठाक ही होती है। शांति नहीं होती क्या? नहीं शांति सुबह शाम तो होती नहीं मैम, दोपहर में तो सब चले जाते हैं, दोपहर में तो हो जाती है। और आपको आपको जाना नहीं है क्या, मतलब ऑनलाइन क्लासेस कौन कौन से दिन होती है? सोमवार और मंगलवार को कर ले ऑफलाइन क्लास। कल मैं सुबह क्लास ले लूँ, ग्रुप थ्योरी, कौन सी वाली लूँ? कौन, कितने बजे मैम? 6:15, 6:15। और कितने बजे तक लोगे मैम? 7:45, ज़्यादा नहीं। 4 मैम, 4 क्वेश्चन 1 4। ठीक है, बताओ अगर पापा भी कन्वीनियंट है तो ले लूँ, नहीं तो फिर इसी टाइम लूँगी। कल तो इस टाइम अटेंड नहीं कर पाऊंगी मैम। किस टाइम नहीं कर पाओगे अटेंड, तो सुबह अगर 7:45 तक लूँ, वही कह रही हूँ 6:15 से 7:45 लूँ अगर, तो मैं इस टाइम वाली सुबह शिफ्ट कर देती हूँ। फिर 6 से कर लो मैम, 6 से 7:30। 7:30, ठीक है, फिर से कर लेते हैं। ओके मैम, कर लेंगे। 90% तो क्लास है, 10% अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं एक बार मैसेज कर दूंगी आपको रात में या सुबह, ठीक है? तो मैं मैम शाम, क्योंकि कल मेरी 3 बजे तक क्लास है, इसीलिए दोपहर वाली नहीं लगा पाऊंगी। तो मैं शाम वाली उसी टाइम रखूँ फिर, 7 ठीक है से मैम। 8:15 रख लूँगी, बीच में दिन में मुझे कुछ और काम होगा तो मैं वो कर लूँगी। ठीक है, अभी तो ऐसा ही रखते हैं, फिर मैं आपको इत्तला कर दूंगी, इत्तला। ओके मैम, समझ गया। समझ गए इत्तला का मीनिंग? यस मैम, मतलब नोटिफाई कर दोगे, नोटिफाई। वेरी गुड। तो क्या करें फिर? 11 दिसंबर 2011। आप सबका आंसर आ गया क्या ऊपर वाले का? सेकंड को लिखकर सोच लो। सेकंड वाले का आप सोचो, अगर फर्स्ट हो गया है तो ठीक है, नहीं तो मैं डिस्कस कराऊँ, बताओ जल्दी से। फर्स्ट तो हो गया मैम। का तो हो गया, ज्ञानेश और एकता।
मेरे को ये ग्रीन हो कलर गया। हो गया। ऐसे लिखा करूं, कोसेट ऑफ एच इन जी। एक काम पाओ, नहीं मैम। ठीक है डिस्कस करते हैं। 8z इन 2z ये करना है ना हमें। h इज इक्वल टू 8z है, तो सबसे पहले हम h प्लस 0 निकालेंगे, वो तो 8z ही आएगा। h प्लस 1 निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव लिख रही हूँ मैं। 0 8 16 22, इसमें 1 1 ऐड करके लिखना है, तो 1 9 17 23 डॉट डॉट डॉट। h प्लस 2 क्या आ जाएगा, ये 2 10, और ये क्या आ जाएगा 18 24। h प्लस 3 क्या आ जाएगा 3 11, एक एक ऐड करना है बस पिछले वाले में। h प्लस 4 क्या आ जाएगा 4 12 20 26। ये क्या चक्कर है, कुछ गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ है, ये 25 26 27 28। अब ठीक है, पहले गड़बड़ लिख दिया था मैंने। और h प्लस 5 निकालो तो क्या आएगा, वो क्या आ जाएगा 5 13 21 29, है ना। और h प्लस 0 हमारा क्या था 0 8 16 24 डॉट डॉट डॉट। क्या कर दिया ये मैंने, आप लोगों ने बताया भी नहीं। h प्लस 1 में निकाल कैसे सकती हूँ, हमारा ग्रुप तो 2z था, हमें तो 2z के एलिमेंट्स लेने थे, और मैं पता नहीं आप क्या कर रहे थे। ये बता भी नहीं रहा। ये है मैम h प्लस 2 आएगा, h प्लस 4 आएगा, हाँ, ग्रुप और 0 प्लस माइनस 2 एलिमेंट्स तो आप कोसेट निकालने के लिए ग्रुप के लोगे, मैं तो z के लेने लग गई थी। ठीक है, तो ये h प्लस 1 नहीं आएगा यहाँ पे, h प्लस 6 आएगा, और कुछ नहीं आएगा। h प्लस 5 h प्लस 6 आएगा। h प्लस 6 निकालते हैं, ठीक है। h प्लस 6 क्या आ जाएगा 0 2 4 6 14 22 30 डॉट डॉट डॉट। h प्लस 8 निकालो क्या आएगा, h प्लस 0 के बराबर आ जाएगा। हाँ ये तो 0 के बराबर ही आ जाएगा। तो आपको क्या पता चला, Distinct number of distinct cosets is 4. यस ठीक है। ये ठीक 4 है। डिस्टिंक्ट आए एक था, और उसके बाद पांचवा हमने निकाला 1 2 3 4 डिस्टिंक्ट आए, फिर उसके बाद सारे रिपीट होने लगेंगे। तो इसमें भी क्या है ट्रिक, ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक इतनी सिंपल है कि ये जो 8 है इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, 8/2 कर दो, 8/2 आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे अगर 16 बोल दिया जाता तो कैलकुलेशन करना तो मुश्किल हो जाता, लेकिन फॉर्मूला लगाना तो आसान होता, तो 8 कोसेट्स आ जाते। ठीक है, यस मैम। बस z और nz में तो बहुत आसान होता है, इसी तरीके से हमें करना होता है। ठीक है, शाम को मिलते हैं, काम कर लेना, थोड़ा बहुत दिया था। यस मैम, तो थोड़ा बहुत मतलब क्या क्या काम था मैम, तो बता दो। असाइनमेंट भेजा हुआ है ना ग्रुप में, वो पूरा करना है। पूरा नहीं करना, जितने 2 4 5 क्वेश्चन हो वो करने हैं, देख लेना। मेरा क्वेश्चन